तो आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग, थोड़ा सा नहीं काफ़ी कुछ हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, तो लगभग लगभग चीज़ें वैसे रिलेट होने वाली है। जो भी मटेरियल होता है, ये रेडिएशन होता है, उसका क्या नेचर होता है, ड्यूअल नेचर, उसी के बारे में हमको समझना रहेगा इस चैप्टर में। पहले देखते हैं सिलेबस क्या है अपना। तो सिलेबस में है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स, और क्या है इनका ऑब्जर्वेशन हो गया, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन रहेगा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये सारा चीज क्या इसका सिलेबस है, डी ब्रॉगली रिलेशन, और सेम यही क्या है नीट का भी सिलेबस है। तो ये आपको पूरा लगेगा कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ चीजें बस थोड़ा सा नया रहेगा। थोड़ा हम हिस्ट्री पे चलते हैं। अभी हमने जो शुरू किया है चैप्टर, ये एक्चुअल में कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट। क्या कहलाता है ये, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें वेव ऑप्टिक्स को छोड़ देंगे, तो बाकी सब क्या कहलाता है, मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। तो मॉडर्न फिजिक्स से नीट में क्वेश्चन जो है, कम पोर्शन पढ़ना पड़ता है, कम कंटेंट पढ़ना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का वेटेज है वो काफ़ी अच्छा रहता है, ज़्यादा रहता है। तो अब हम जितना पढ़ने वाले हैं ना, वो सब कहीं न कहीं केमिस्ट्री में रिलेट होने वाला चैप्टर है। तो थोड़ा समझते हैं इसके हिस्ट्री को हम। बेसिकली बात हो रही है अभी लाइट के बारे में। किसके बारे में, लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है, इस चीज के बारे में धीरे धीरे लोगों ने सोचना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया। तो काफी एक लंबे समय तक अलग अलग तरीके के जो साइंटिस्ट थे, एक पूरा जो एरा है उसको सस्पेंस में रखे रहे, मतलब एक अलग तरीके से एजम्पशन लेकर के चलते रहे। इसको ऐसे समझो कि जैसे कि एक बड़ा सा हाथी है और एक छोटे से होल से बहुत सारे लोगों को देखने के लिए बोला जाए, तो कोई उसके पैर को देखेगा तो बोलेगा खंभे जैसा है, कोई उसके अगर पीठ को देख ले तो बोलेगा दीवाल जैसा है, कोई अगर उसके कान को देखे बोलेगा सूपा जैसा है। मतलब जो हाथी है वो किसी को कंप्लीट नजर नहीं आ रहा है, तो सब लोग अपने अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, उसके एक एक पार्ट को रिलेट करके बता रहे हैं। ऐसा ही हुआ, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे न्यूटन, 1670 के आसपास की बात है, जब उन्होंने लाइट के ऊपर स्टडी किया तो उन्होंने क्या बोला, लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट क्या है, पार्टिकल है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्पस्कुलर पार्टिकल, मतलब बेसिकली पार्टिकल ही है, और इसके ऊपर पूरा पार्टिकल थ्योरी उन्होंने दे दिया। तो न्यूटन जी का मानना था कि लाइट क्या है, लाइट है पार्टिकल, और पूरा इसको पार्टिकल मान करके स्टडी किया। तो उन्होंने जब अपना रिफ्लेक्शन दिया, रिफ्रैक्शन दिया, तो जो साउंड के ऊपर काम करता है वो चीज जो है इसके ऊपर भी अप्लाई होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारा चीज जो है उन्होंने पार्टिकल एज्यूम करके लाइट को ये सारा थ्योरी दे दिया। फिर नेक्स्ट आते हैं इसके बाद आगे चल करके हाइगन्स। हाइगन एक जो साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कब, जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बोला कि भाई लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है, और अगर कोई मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, ये दो वेव पढ़े थे हम लोग। तो मैकेनिकल वेव क्या होता है, जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इन्होंने बोला कि भाई लाइट एक्चुअल में पार्टिकल वर्टिकल नहीं है, लाइट क्या है, लाइट है वेव। लाइट क्या है, वेव, और उस वेव में भी कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है। तो बात यहाँ आया, जब इसको ट्रेवल करना है फिर तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो हाँ, तो उन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल एक मीडियम एज्यूम किया ईथर का। एक हाइपोथेटिकल मीडियम किसका एज्यूम किया, ईथर का। और उन्होंने बोला, इन्होंने, चलो यहाँ इन्होंने मीडियम क्या एज्यूम किया, इन्होंने मीडियम ईथर का एज्यूम किया। किसके बीच में, लाइट जब सन से निकल के मान लो अर्थ में आ रहा है, लाइट जो है सन से निकल करके अर्थ तक अगर पहुंच रही है, तो इसके बीच में एक मीडियम है जिसको ईथर बोला गया, और इस ईथर मीडियम में ट्रेवल करते करते लाइट जो है आ रही है। तो इन्होंने ऐसा मान करके इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन, ये सारा थ्योरी दिया जो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है। तो ये ऐसा थ्योरी है, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, जिसको हम पार्टिकल एज्यूम करके नहीं समझ सकते। इसको समझने के लिए हमें लाइट को वेव की तरह ही देखना पड़ेगा। ऐसे ही न्यूटन ने जो दिए उसको हम लोग पार्टिकल समझ करके ही देख सकते हैं।
तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन होने लगा। बट इनके बातों की ज्यादा सुनवाई उस समय नहीं थी, क्योंकि उस समय एक डोमिनेंस है किसका, न्यूटन का। न्यूटन जो है सब तरफ थ्योरी दे चुके थे, ग्रेविटेशन में दे चुके थे, है ना, ये लाइट में भी घुस गए, और साथ में यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन, लाइट में तो है ही, मोशन के ऊपर है, काइनेमेटिक्स में भी है, तो ये लगभग इनका पूरा एक डोमिनेंस था, तो इसलिए इनकी वैल्यू ज्यादा थी। इसके बाद फिर आते हैं तीसरे नंबर के साइंटिस्ट जिनका नाम है मैक्सवेल। अब मैक्सवेल देखो, देखते जाओ एज को यहाँ पर, मतलब ईयर को 1670, ठीक है, फिर क्या है 1690, लगभग 20 ईयर, मतलब ये दोनों लगभग एक ही एरा के हैं। फिर इसके बाद लगभग देखा जाए तो कितने साल बाद, 1865, मतलब लगभग जो है 150 साल के बाद में, 150 साल के बाद में फिर क्या हुआ, अब इन दोनों का जो है एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं नाम जो थोड़ा सा चलना बंद हो गया था, लेकिन इनकी थ्योरी चल ही रही थी, और इन दोनों में भी इनके बाद की कोई खास वैल्यू नहीं थी। किनकी वैल्यू थी, इसके बाद की। तो फिर ये आए और इन्होंने बोला कि भाई लाइट एक्चुअल में क्या है, वेव ही है। उनको समझ आया कि भाई अगर इन्होंने बोला है तो कुछ बात तो बोला है, कुछ तो सही होगा, है ना। बहुत सारे ये बात बोले, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया, बट कोई दूसरे साइंटिस्ट इसको थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और जब तक कोई दूसरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उसको एग्जिस्टेंस मिलता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, प्रूफ करना वापस शुरू किया, स्टडी किया उसके ऊपर। तो इन्होंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कि बोला लाइट वेव तो है, लेकिन वेव किस टाइप का है, ये नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसा वेव है ये, नॉन मैकेनिकल वेव है, और अगर नॉन मैकेनिकल वेव है तो उसको फिर किसी भी तरह से मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इन्होंने बताया कि ये जो वेव है ये किस नेचर का है, ट्रांसवर्स वेव है। कैसा वेव है ये, ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव इन नेचर। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है अगर मान लो इधर पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन ट्रेवल करेगा, वेव ट्रेवल करेगा। नॉन मैग्नेटिकल वेव का मतलब होता है ईएम वेव, ये पढ़े हैं ना हम लोग। तो ये ईएम वेव कैसे ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर, तो इसका नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर का है। तो जो भी हमने ईएम वेव पढ़ा है वहां पर मैक्सवेल का नाम तो हमने सुना ही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है किससे एक्सप्लेन हुआ है, नॉन मैकेनिकल वेव समझ करके। तो अब देखो यहाँ पर अब लोगों में कंफ्यूजन होना एकदम बढ़िया शुरू हो गया कि एक बोल रहा है पार्टिकल, एक बोल रहा है वेव। तो कुछ साइंटिस्ट जो थे जो थोड़े से ओल्ड वाले थे, उनका मानना ये था कि क्या है, ये पार्टिकल है। और जो नए जो यंग जनरेशन के आ रहे थे, क्योंकि अब ये तो बिल्कुल उस समय तरोताजा आए हुए थे, तो इन लोगों का थोड़ा सा मानना ये हो रहा था कि नहीं वेव है। फिर इसके बाद थोड़े दिन बाद आते हैं कौन, लगभग इसके थोड़े ही दिन बाद मैक्स प्लैंक। अगले साइंटिस्ट का नाम क्या है, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने बोला कि भाई लाइट इज अ पार्टिकल। क्या बोला, लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट पार्टिकल है, और लाइट की जो एनर्जी होती है कितनी होती है, H इंटू एफ होती है। लाइट की जो एनर्जी होती है कितनी होती है, H इंटू एफ होती है। और जो लाइट होता है वो लाइट के अंदर में किसका कलेक्शन होता है, फोटोन का। छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसको हम फोटोन कहते हैं, और एक्चुअल में आगे चल के हम समझेंगे कि ये जो एनर्जी किसकी एनर्जी होती है, एक फोटोन की एनर्जी होती है। किसकी होती है, एक फोटोन की एनर्जी। इन्होंने बोला कि अगर लाइट को आप पार्टिकल नहीं मानोगे तो चलो ठीक है, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके बता दो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो जो है पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन होगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये भी पार्टिकल से ही एक्सप्लेन होगा। तो ये जो थ्योरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसका थ्योरी दिया था मैक्स प्लैंक ने, और उसका एक्सप्लेनेशन किसने किया था, आइंस्टाइन ने। तो बोला कि ये जो थ्योरी है इसको पार्टिकल नेचर एज्यूम किए बिना पॉसिबल ही नहीं है। अब जो आगे के जनरेशन में आने वाले साइंटिस्ट हैं, इन लोगों में हो गया एकदम जबरदस्त कंफ्यूजन। ठीक है, ये सारा चीज एकदम खिचड़ी बनने लगा। किसी ने लाइट को क्या बोला, पार्टिकल बोला, किसी ने क्या बोला, लाइट को वेव बोला। और सबका बात सही है कि हाँ भाई सही बात है कि अगर हम लाइट को क्या मान रहे हैं, पार्टिकल मान रहे हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये हम देख ले रहे हैं। ठीक है, लाइट से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हुआ है ना। फिर दूसरा, अगर हम लाइट को वेव मान रहे हैं तो उसमें पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और लाइट को अगर हम फिर से क्या देख रहे हैं, ईएम वेव लेके चल रहे हैं, तो पूरा ईएम वेव की तरह उसका प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है। लाइट अगर पार्टिकल है तो यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो अब ये दोनों में से कोई भी एक को मानना पॉसिबल था ही नहीं, किसी एक को मानना पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि दोनों में सच्चाई है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, हाँ
नया वाला, अच्छा आप यहाँ अटक गए हो क्या? नया वाला नहीं है, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया है। ठीक है, अब चलो, बड़ा देर में नजर पड़ा आपका, थैंक यू। चलो देखो यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हुआ, इस पूरे ड्यूरेशन में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है। तो उसके बाद एक आर्ट का स्टूडेंट आया जो लॉग स्टडी कर रहा था, उन्होंने देखा भाई कि इन लोगों में लड़ाई झगड़ा सब माहौल तैयार हो चुका है, तो थोड़ा देखा जाए, हम घुस करके समझौता करते हैं क्या बात है। और उन्होंने ये सारा चीज का स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि फालतू में लड़ाई कर रहे हो, फालतू में लड़ाई कर रहे हो। लाइट के पास एक्चुअल में क्या है, ड्यूअल नेचर है। लाइट के पास क्या है, ड्यूअल नेचर है। अब ये आर्ट का स्टूडेंट था तो थोड़ा फिलॉसफी ये सब पे बिलीव करता था, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ लाइट नहीं, इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल है सबके पास ड्यूअल नेचर होता है, सबके पास, इस यूनिवर्स में सबके पास ड्यूअल नेचर होता है। तो उन्होंने एक अपना थ्योरी दिया जिसका नाम है नेचर लव सिमेट्री। नेचर लव सिमेट्री, इसका मतलब क्या है, इस नेचर में जितनी चीजें हैं सबके सब सेम बिहेव करते हैं, सिर्फ लाइट नहीं, लाइट के जैसे ही सब बिहेव करते हैं। एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स हैव ड्यूअल नेचर, सबके पास ड्यूअल नेचर है, मतलब सभी के सभी वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई लाइट एक्चुअल में क्या है, ड्यूअल नेचर रखता है। अब ड्यूअल नेचर रखता है, ये कैसे, खाली बोलने से बात थोड़ी चलेगी। अब ये क्या था, थोड़ा फिलॉसफी के स्टूडेंट, तो देखो बिल्कुल अपना फिलॉसफी की तरह ही क्या किया है, अपना स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। तो इन्होंने बोला कि देखो, लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, लाइट ना तो पार्टिकल है और ना ही वेव है, बेवजह ही लड़ाई कर रहे हो। लाइट ना तो क्या है, पार्टिकल है और ना वेव है। लाइट एक्चुअल में एनर्जी है, लाइट क्या है, सिर्फ एनर्जी का फॉर्म है। तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड सम टाइम इट बिहेव्स एज पार्टिकल और सम टाइम एज अ वेव। मतलब ये कुछ मोमेंट में ऐसा होता है कि वेव की तरह बिहेव करेगा, या किसी मोमेंट में पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ये दोनों नहीं है। समझ आया? जैसे कि अगर मान लो आपको कोई चीज अच्छा लगा तो आप एकदम खुश रहोगे, तो लोगों से अच्छा बिहेव करोगे। तो उस कंडीशन में आपको कोई देखे बोला कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा एकदम। और मान लो कोई चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कोई चीजें मान लो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आप रहोगे गुस्से में, और उस कंडीशन में कोई आपको देखे तो क्या बोला जाएगा कि बहुत खराब इंसान है। तो एक्चुअल में ना तो आप अच्छे हो और ना ही खराब हो, आपका जो बिहेवियर है वो कंडीशनल रहता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहता है। आप एक सिंपल सामान्य का हो, इंसान हो। समझ आया? जैसे कि आप लोग अभी मेरे पास हो, यहाँ क्लास में पढ़ रहे हो, अपने पेरेंट्स के पास रहोगे तो हाई डिसिप्लिन में रहोगे। जैसे अपने दोस्त यार में जाओगे तो डिसिप्लिन पूरा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आप एक अलग एटमॉस्फेयर में चले जाओगे। तो आपको यहाँ जो देखे तो अलग तरीके से लगोगे, अपने फ्रेंड सर्कल में रहोगे तो अलग तरीके से रहोगे। तो ड्यूअल नेचर जो है यूनिवर्स में हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि लाइट ना तो वेव है और ना ही पार्टिकल है। अभी तक की लड़ाई हो रही थी कि वेव है पार्टिकल है, और अब बोला गया ना तो वेव है ना तो पार्टिकल है। ये सिर्फ क्या है, उसका बिहेवियर है जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है ये भी हम आगे समझेंगे। तो ये डी ब्रॉगली जी आए और सब का पूरा क्या करा दिए, समझौता करा दिए। इसी पे एक और आगे आता है, ये डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट करके। इन्होंने तो क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को आज तक के हम लोग पार्टिकल समझ रहे थे, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन भी वेव है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, और जिसका भी मास रहेगा वो तक पार्टिकल है। तो इन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, और इन्होंने एक साइंटिस्ट थे और जीपी थॉमसन, जीपी थॉमसन, ये कौन है, सर जे थॉमसन के बेटे हैं। तो सर जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, और इनको बेटे हैं
उसी इलेक्ट्रॉन के साथ ये खेलने लग गया, पापा ने इलेक्ट्रॉन लाया, बेटा उससे खेलने लगा और खेलते खेलते देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ वेव किन्होंने दिया, ये जो डेविसन जर्मन के साथ मिलकर के जीपी थॉमसन ने दिया, और इसीलिए इनको कंबाइन रूप से नोबेल प्राइज मिला था इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को शो करने के लिए। पापा जी को डिस्कवरी के लिए और बेटा को उसके नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये भी क्या है, वेव की तरह है। तो ये पूरा क्या है, हिस्ट्री है ये, है ना, ये थ्योरी है, मॉडर्न फिजिक्स का कंप्लीट एक हिस्ट्री है। तो हमको जो पढ़ना है ड्यूअल नेचर, उसका एक बैकग्राउंड समझ आया, कुछ लोग उसके एक कैरेक्टर को देखे, कुछ लोग दूसरे कैरेक्टर को देखे, और ये पर्सन आया डी ब्रॉगली जिसने दोनों को हम चैन से देखा और समझ आया कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है ना, ना तो ये है और ना ही ये है, ये सिर्फ क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिर्फ एनर्जी है। ठीक, यहाँ भी मॉडर्न गलत लिखा है, हाँ क्योंकि वो पुराना ही लिखा हुआ है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, चलो तो हम पढ़ते हैं अब लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है समझ तो आ गया, लाइट क्या है, लाइट है एनर्जी, लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसके पास कैसा नेचर है, ड्यूअल नेचर है। चलो अब ये अलग अलग कंडीशन में कैसे बिहेव करेगा देखते हैं। पहला, लाइट जब ऐसे ऑब्जेक्ट से मिलेगा, लाइट जब ऐसे ऑब्जेक्ट से मिलेगा जो उससे बड़ा है, कुछ दमदार ऑब्जेक्ट से मिलेगा, बड़े से, है ना, जब वेव जो है, जब लाइट जो है अपने से बड़े डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट से मिलेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, रे की तरह बिहेव करेगा, लाइट रे की तरह बिहेव करेगा। जो हम लोग लाइट रे एक्चुअल में पढ़े हैं ना रे ऑप्टिक्स में, तो उस रे की तरह बिहेव करेगा जब वो अपने से बड़े ऑब्जेक्ट से मिलेगा। तो हम किसी ऑब्जेक्ट का पूरा क्या बनाते थे, इमेज बनाते थे, है ना। तो लाइट जब क्या है, लाइट जब अपने से बड़े ऑब्जेक्ट से मिल रहा है तो उसको हम लोग एक्चुअल में रे की तरह डिफाइन करेंगे। ठीक है, और दूसरा, जब लाइट किससे मिलेगा, लाइट जब लगभग अपने बराबरी वाले से मिलेगा, लगभग बराबरी वाले से मिलेगा या उससे थोड़ा छोटा बोल सकते हो, तो वो कैसे बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। किसी बड़े ऑब्जेक्ट से मिलेगा, यहां पर लिख सकते हो बिग ऑब्जेक्ट, बिग ऑब्जेक्ट से, तो ये कैसे बिहेव करेगा, रे की तरह बिहेव करेगा। और रे क्या होता है जानते हो ना, क्या होता है, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो अपना पाथ बनाता है, और उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, रे कहते हैं। दूसरा क्या होता है, ये वेव की तरह बिहेव करता है। वेव की तरह कब बिहेव करेगा, जब ये लगभग अपने से थोड़ा छोटा या उससे बराबरी वाले से मिलेगा। मतलब अगर लाइट किसी एक स्लिट के गेप से पार हो रहा है, ये होल से पार हो रहा है, तो ये कैसे पार होगा, ये वेव की तरह पार होगा। ये किसी स्लिट से अगर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्लिट में कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या है, सिर्फ एयर के पार्टिकल ही रहेंगे। तो ये क्या हो रहा है, अगर किसी स्लिट से पार हो रहा है तो कैसे बिहेव करेगा, ये वेव की तरह बिहेव करेगा। और तीसरे नंबर पे आता है, लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल व्हेन इट इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। जब ये अपने जैसे दोस्त यार लोगों से मिलता है, अपने बराबरी वालों से मिलता है, बराबरी वाले पार्टिकल से मिलता है, जैसे कि क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, तो वो भी वैसे ही बन जाता है। कैसे बिहेव करेगा, ये भी पार्टिकल की तरह बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ये वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। और एक क्या है, रे है, रे के अंदर लगभग दोनों चीजें एक साथ दिखती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो लाइट होता है, मान लो ये मैंने लाइट लिया, तो इस लाइट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फोटोन होते हैं। लाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ फोटोन। लाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ फोटोन है, और हर फोटोन की अपनी एक एनर्जी होती है।
तो एक्चुअल में एनर्जी किसके पास होती है, फोटोन के पास होती है। और ये कितने सारे फोटोन से मिलकर बना है, बहुत सारे फोटोन, एन नंबर ऑफ फोटोन से मिलकर बना हुआ है। हाँ मैं वही बोला तो अभी पी में सिखाए क्या अभी। तो लाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ फोटोन है, और हर एक फोटोन की अपनी एनर्जी होती है। तो लाइट की कोई लाइट की इंडिविजुअल एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी किसकी होती है, फोटोन की होती है। तो हम इसके बारे में समझते हैं। अगर हम देखें एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, इसको अपन ईपी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हम जो पहले देखे हुए थे एनर्जी, कहाँ गया कहाँ गया, एनर्जी E इज इक्वल टू एच एफ, या आप बोल सकते हो एच न्यू करके एक पढ़ा करते थे, याद होगा एच न्यू, जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते थे तो E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ते थे ना, तो एच न्यू किसकी एनर्जी है, एक्चुअल में फोटोन की एनर्जी है। तो इसको अपन लिख सकते हैं एच एफ, या फिर ईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एफ। तो ये कंप्लीट लाइट की एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी है। तो जब लाइट की बात करेंगे तो उसमें एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू, और एच न्यू को आप चाहो तो जरूरत पड़ने के अकॉर्डिंग इसको सी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो एफ को अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो सी और लेमडा में क्या हो जाएगा, ये पता है ना। सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी इज इक्वल टू होता है लेमडा अपॉन टाइम होता है, या फिर लेमडा अपॉन सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा था ना, तो ये हो जाएगा एफ इंटू लैम्डा। तो यहां से देखो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। ठीक, तो अगर हम एफ की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो एफ की जगह क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा। यहां से हमने निकाला बस एक फोटोन की एनर्जी, किसकी एनर्जी मिली अभी हमको, एक फोटोन की एनर्जी। तो ये जरूरत पड़ने पे हमको काम को देगा, एक फोटोन की एनर्जी, जहां पर आप बता सकते हो वेयर एच क्या है, एच है प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या, एक बार चेक कर लेना। तो प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, याद है किस में रहेगा यूनिट, जूल सेकेंड। आप यूनिट आसानी से निकाल सकते हो, यहां से देख सकते हो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, f को जब इधर लाएंगे तो f का यूनिट क्या होता है, 1/सेकेंड, f का क्या होता है 1/सेकेंड। तो ये इधर ऊपर आ जाएगा तो एनर्जी का हो जाएगा जूल, और 1/सेकेंड पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यूनिट यहीं से निकाल लिए हैं h करके। नेक्स्ट अगर c के बारे में बात करें तो एंड c इक्वल टू क्या होता है, c होता है स्पीड ऑफ लाइट। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, या फिर बोल सकते हो फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जब इन दोनों का वैल्यू हम पुट कर देंगे ना, जब इन दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, देखो ईपी का वैल्यू मिल जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। चलो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो ईपी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच की प्लस पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8, और नीचे लैम्डा को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रख लेते हैं। यहां से हमको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलने वाला है जो हमारे काम का रहेगा। क्या मिलने वाला है, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने पे वैल्यू आएगा 1.9 समथिंग आएगा,
EP इज इक्वल टू, करो तो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 18, 18 हो गया, और 3 इंटू फिर से 6 18, 18 और 1 19, ये हो जाएगा 19, 19 है ना, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 24 माइनस 24, अगर एक खिसका दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1.98 इंटू 10 की पावर, हाँ 26 हो जाएगा, और एक अगर मैं यहां से क्या कर दिया और आगे बढ़ा दिया तो 25 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 25, और नीचे क्या रहेगा लैम्डा। इसको हम लोग लगभग अप्रोक्सीमेट करते हैं, हाँ 19.8 लिखा था, फिर डेसिमल मैंने खिसका दिया, तो इसको छोटा कहते हैं बड़ा हो जाएगा। -34 में 8 कम करो कितना हो जाएगा -26, 26 को 1 बढ़ा दो -25। अब इसको राउंड फिगर में 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2, तो 2 इंटू 10 की पावर -25 अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा। ये हमारा काम का फॉर्मूला है, पहला काम का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। थोड़ा फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा, काफी सारे फॉर्मूले भी हम देखेंगे। ये पहला फॉर्मूला, ठीक है, लैम्डा पता रहेगा, एनर्जी फिर निकाल लिया करेंगे। याद रखना लैम्डा किस में रहेगा मीटर में, लैम्डा किस में रहेगा मीटर में रहेगा, ये मीटर में। और फाइनली एनर्जी का वैल्यू किस में आएगा पता है, जूल में आएगा, किस में आएगा जूल में। नेक्स्ट, अगर मान लो हमें यही एनर्जी जूल में ना लेकर के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना रहेगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 -19 क्या हो जाएगा जूल। तो जब हम यहां से जूल का वैल्यू पुट कर देंगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देन सीधा लिखते हैं आंसर, ईपी इज इक्वल टू, कैलकुलेट नहीं करना है, 1 जूल का यहां से वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आ जाएगा आंसर, बट कोई टाइम पास नहीं करना है, सीधा वैल्यू लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा 12400, किस में रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ में लेमडा को भी चेंज कर दो, क्योंकि ऊपर का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहे हैं तो नीचे क्या कर देंगे छोटा यूनिट ले आएंगे, एंगस्ट्रॉम, किस में ले आएंगे एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा लैम्डा, ये किस में रहेगा एंगस्ट्रॉम में रहेगा, जहां आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर -10 मीटर, तो ये दोनों को हम पुट कर दिए, तो अगेन हमारे पास अब मॉडिफाई होकर के एक दूसरा वैल्यू आ गया, जैसा जरूरत वैसा हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक, अब देखो ये तो मिला सिर्फ फोटोन की एनर्जी, बट हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए एनर्जी ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू, जितने सारे फोटोन है उसमें n का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो सीधा क्या हो जाएगा n एच एफ, या फिर बोल सकते हो n एच सी अपॉन लैम्डा। तो जो भी आया है वैल्यू उसमें सिर्फ n का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे n का मल्टीप्लाई, और यहीं से कभी आपको पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ फोटोन बता दो, कितने सारे फोटोन हैं अगर लाइट की एनर्जी इतनी है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो यहां से एक और चीज हम निकाल सकते हैं क्या, अगर मान लो इस n का वैल्यू निकालूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है,
एनर्जी ऑफ लाइट को मैं ईएल बोल दूं क्या? ईपी तो हो गया, इसको क्या बोल देता हूं? ईएल। एनर्जी ऑफ लाइट ईएल, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, एन इज इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन कभी निकालने के लिए बोला जाए जो कि एन होता है, तो नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें ये एच एफ को डिवाइड कर देंगे। तो एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट अपॉन क्या हो जाएगा, एच एफ। ये भी एक फॉर्मूला आ गया अपने पास। कोई डाउट इतने फॉर्मूले में? देख लो कुछ फॉर्मूले में डाउट हो तो। पार्टिकल थ्योरी की जब बात की तो एनर्जी की बात करनी पड़ेगी, तो हमने क्या किया, हमने ये जाना कि भाई एक्चुअल में जो भी हमारे पास लाइट है, लाइट के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स होते हैं, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एक फोटोन की एनर्जी होती है एच एफ इक्वल टू, एच एफ बोल सकते हो या एच सी अपॉन लेमडा बोल सकते हो। तो वहां से हमने वैल्यूज पुट किया कांस्टेंट का और मैथमेटिकली वैल्यू लेकर के आया, तो ये पहला फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। पहला फॉर्मूला क्या आया, 2 × 10 की पावर -25 अपॉन लैम्डा जूल में रहेगा। फिर सेकंड नंबर में हमने क्या कर दिया, इसका यूनिट कन्वर्जन कर दिया, तो 12,400 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा, लैम्डा किस में रहेगा, एंगस्ट्रॉम में रहेगा। और उसके बाद फिर क्या मिला हमको, एनर्जी ऑफ लाइट मिला, तो ये थर्ड नंबर का फॉर्मूला हो गया, और नंबर ऑफ फोटोन यही से निकाल सकते थे, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फोटोन का मास क्या होता है, फोटोन का मास क्या होता है। तो भाई जब भी किसी चीज को अगर मास निकालना है तो उसको चुपचाप बैठाना पड़ेगा पहले। जैसे आप लोग अगर दौड़ते भागते रहोगे तो आपका मास अलग रहेगा, और शांत खड़े रहोगे तो मास क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो अपने को एक्चुअल मास निकालना है, बाद में करेंगे मेडिटेशन। एक्चुअल मास चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसको पहले चुपचाप ला के बैठाना पड़ेगा, फिर तराजू बाट में डालना पड़ेगा, है ना। तो ये देखा गया कि लाइट को तराजू बाट पे बैठा सके, इसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। उसका स्पीड कितना है भाई, लाइट का स्पीड कितना है, अगर हम स्पेस में बात करें या फ्री स्पेस या वैक्यूम में बात करें तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो शांत बैठने वाला है ही नहीं, तो किसी को समझ नहीं आया इसका मास कैसे निकाला जाए। अब अगर कोई चीज रेस्ट पे आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब खुद का उसका कुछ मास है ही नहीं, ऐसा एज्यूम किया गया। तो ये क्या है, ये एजम्पशन है, सिर्फ एजम्पशन है, ठीक है। जैसे क्या होता है हमारी जिंदगी में, अगर कुछ अच्छा हुआ तो कैसे हुआ, किस्मत से हुआ, भगवान ने किया। हमारी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ तो किस्मत से हुआ, भगवान ने किया। जिस चीज का कोई आंसर नहीं मिलता है ब्लैक होल पे डाल देते हैं, ये वैसे ही है। कुछ समझ नहीं आया तो क्या बोल दिया गया, जीरो बोल दिया गया। तो एक्चुअल में जो रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन होता है, इसका एनर्जी क्या होता है, सॉरी एनर्जी नहीं, मास ऑफ रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, जीरो होता है। बट क्या मूव करता रहेगा तो उसका जीरो रहेगा, नहीं, तो उसके बारे में आगे हम समझेंगे। रेस्ट मास को क्या मान लिया गया, जीरो, क्योंकि रेस्ट पे ला पाना बस की बात नहीं थी। अब ऐसे ही चार्ज आप देख लो, तो लाइट ने आज तक किसी को झटका दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसका चार्ज भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। प्रोटॉन कैन नॉट बी चार्ज, इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। प्रोटॉन में चार्ज नहीं है ना। फिर इसके बाद प्रोटॉन बीम डज नॉट, सॉरी फोटोन, प्रोटॉन बोल दे रहा हूं, हाँ अभी दो बार बोला हूं, बार बार नहीं।
फोटोन जो है, फोटोन बीम, फोटोन का जो बीम है, लाइट के अंदर किसका बीम रहेगा? फोटोन का बीम। तो फोटोन बीम डज नॉट डेविएट, डज नॉट डेविएट। अब इसके पास कुछ चार्ज है क्या? नहीं है। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ला के रखेंगे तो कुछ डेविएशन होगा इसमें? नहीं होगा। तो ये भी एक बात है। फोटोन बीम डज नॉट डेविएट व्हेन इट पासेस थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या उसके कंबो फील्ड से हम लेके चलते हैं तो उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज फोटोन इज न्यूट्रल। तो ये भी क्या है? फैक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, अब स्पीड के बारे में बात करते हैं। अभी तो हमने लाइट का एनर्जी देखा, फोटोन का एनर्जी देखा, मास भी देख लिया है ना। क्या क्या देखा? मास देखा, फिर क्या देखा? चार्ज देखा। धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते जा रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं? इसका स्पीड। तो स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही तो लाइट की स्पीड है। तो लाइट की स्पीड मतलब फोटोन की स्पीड। ठीक। स्पीड ऑफ फोटोन इन मीडियम, लेकिन अगर किसी मीडियम की बात करें तो मीडियम में इसका स्पीड बदल जाएगा। हमने रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में देखा ना, स्पीड किससे चेंज होता है? स्पीड किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। और मीडियम पे किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। एयर में हम लोग बाय डिफॉल्ट 1 एज्यूम करके चला करते थे, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? इसका स्पीड होना चाहिए, इसका स्पीड को हम लोग c बोलेंगे। क्या बोलेंगे? c। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मीडियम में क्या हो जाएगा? मीडियम में हो जाएगा v। क्या हो जाएगा? v। और v इज इक्वल टू क्या होता है? c/μ। ये फॉर्मूला तो पहले जानते हो, कुछ नया नहीं है ये। क्या हो जाएगा? c/μ हो जाएगा। ठीक है। और c/μ में म्यू का वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ा तो म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू को लिख सकते हैं μr × εr। c/c फिर क्या हो जाएगा? μr × εr। स्पीड ऑफ फोटोन इन मीडियम चलो इसको ना बाद में और वेरीफाई करेंगे, मेरे थोड़ा डाउट लग रही है वाले फार्मूले में। इसको कहीं देखें क्या ऐसा? μr × μ इज इक्वल टू μ0 × μr रहता है ना। एक बार वेरीफाई करेंगे, देखना हम बाद में, अभी फिलहाल लिख ले रहते हैं। तो इस स्लाइड में क्या समझे हम लोग? इस स्लाइड में समझे कि रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? 0। चार्ज क्या होगा? 0। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उससे डेविएशन नहीं होगा। स्पीड क्या होगा? वैक्यूम में या एयर में या फ्री स्पेस में क्या रहेगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन मीडियम में निकालना है तो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे जो लाइट का स्पीड है उसको। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं क्या? मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम देखो, अगर ये मूव कर रहा है तो भाई इसमें वेलोसिटी या स्पीड तो है, इसमें स्पीड तो है ना। तो अब देखते हैं कि स्पीड के साथ साथ अगर मास रहेगा तो मोमेंटम आ जाएगा। तो इसके मोमेंटम के लिए, इसके मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, देखे थे ना? चलो मेरे को याद नहीं आ रहा है, भूल गया हूं मैं। μr × εr। ये वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, बस इसको बोल रहा हूँ, ये रूट के अंदर में जो है, इसको एक बार वेरीफाई करेंगे करके।
चलो देखो इधर आ जाओ, मोमेंटम ऑफ फोटोन देखते हैं। तो मोमेंटम के लिए हमको उसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा एनर्जी से रिलेट करके। मोमेंटम को पी से रिलेट किया जाता है। देखो पी ना बहुत बार आएगा, पी जो है पावर में भी आ जाएगा, पी जो है रेडिएशन प्रेशर में भी आ जाएगा, तो थोड़ा सा अपने को संभाल के चलना पड़ेगा। फॉर्मूले को याद रख लेंगे, क्योंकि पी ही नोटेशन दिया जा रहा है तो हम कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्मूला याद रख सकते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है ये हम जानते हैं। वी नो दैट एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम इनटू सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ये होता है फॉर्मूला एनर्जी का। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इनटू स्पीड होता है। यहां से मिल जाएगा क्या, मोमेंटम मिल जाएगा। तो मोमेंटम देन मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या होता है, ईपी अपॉन सी, ईपी अपॉन सी। एनर्जी ऑफ फोटोन अभी हमने पूरा पढ़ लिया, और सी तो जानते हैं, तो यहां से क्या निकल, डिवाइड करने से क्या मिल जाएगा, इसको डिवाइड करने से मिल जाएगा सीधा क्या, मोमेंटम। ठीक, क्या मिल जाएगा, मोमेंटम, एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये हो जाएगा मोमेंटम। नेक्स्ट देखना इसी में एक चीज और, क्या हम इसी को और क्या लिख सकते हैं, और P इज इक्वल टू ईपी अपन सी, तो समझ आ गया। ईपी का वैल्यू निकालेंगे क्या अभी, ईपी का वैल्यू क्या आया है, ईपी का वैल्यू हमारे पास आया है एच सी अपॉन लैम्डा, और ये सी पहले से है एक, सी और सी कैंसल हो गया, तो क्या आ जाएगा, एच अपॉन लैम्डा। तो ये भी मोमेंटम हो गया, ये भी मोमेंटम हो गया। ठीक, और आप चाहोगे तो इस लैम्डा को और क्या लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा इक्वल टू लिखा जा सकता है सी अपॉन एफ। तो ये हो जाएगा सी, और ऊपर क्या हो जाएगा, एफ। तो ये सब हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला। मैं इसको एक साथ देखूंगा लास्ट में। और चलो तो इसको एक साथ लिखता हूं। फाइनली मोमेंटम P इज इक्वल टू, देखो क्या मिल रहा है अपने को, मोमेंटम P इज इक्वल टू, सबको एक साथ समराइज करते हैं ना। पहला फॉर्मूला यहां से क्या मिल जाएगा, ईपी अपॉन सी। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या मिल जाएगा यहां से, एच अपॉन लैम्डा, और तीसरा फॉर्मूला क्या मिल गया, एच एफ अपॉन सी। ये कंबाइन फॉर्मूला सब एक साथ आ गया, मोमेंटम का सब फॉर्मूला एक साथ। फॉर्मूला नंबर कौन सा है, 1 2 3 4, और ये 5। ठीक, नेक्स्ट यहीं से एक चीज और समझते हैं अब। नाउ यहां से एक बढ़िया चीज निकलने वाला है। अभी हमने देखा कि मोमेंटम P इज इक्वल टू ईपी अपॉन सी आ गया। मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या है, ईपी अपॉन सी है। एक बात बताओ, मोमेंटम को हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं क्या, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू स्पीड, मास इनटू स्पीड।
एंड मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास किसका, मास ऑफ फोटोन इंटू क्या हो जाएगा, स्पीड। ये होगा कि नहीं होगा। अब इसी में मैं इक्वेट कर देता हूं, ईपी अपॉन क्या हो जाएगा, सी। अब इन दोनों को अपन एक साथ लेते हैं, तो यहां से देख लो वैल्यू मिलेगा क्या, mp इज इक्वल टू मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईपी हो जाएगा, और सी नीचे आ जाएगा तो सी का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत। ईपी का वैल्यू पुट करते हैं, ईपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ईपी का वैल्यू हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा, और सी पहले से है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सॉरी सी स्क्वायर है ना, नीचे क्या है सी स्क्वायर है, एक सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एच एक सी अगर कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या बच रहा है, एच अपॉन लैम्डा सी, एच अपॉन लैम्डा सी। एक्चुअल में यही जो मास दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, मूविंग मास, मूविंग मास ऑफ फोटोन कहते हैं। तो क्या मूविंग मास ऑफ फोटोन जीरो है, नहीं, जब वो रेस्ट पे है तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं जीरो है, क्योंकि रेस्ट पे ला पाना हमारे लिए स्टडी करने का पार्ट नहीं है, बट ये मूव करेगा तो उसका मास है, और ये है मूविंग मास। तो फाइनली आप लिख सकते हो मूविंग मास ऑफ फोटोन mp हो गया, तो mp ये क्या है, मूविंग मास, इक्वल टू, अगर मैं सबको एक साथ रिलेट करूं तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, एक साथ रिलेट करने में फॉर्मूला बन जा रहा है ईपी अपॉन सी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा एच अपॉन लेमडा सी। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट हो गया ज्यादा लिखने में एकदम फार्मूला ही फार्मूला कचरा बन जाएगा वो, बस इतना ही रखते हैं। ये है मूविंग मास का फार्मूला। आया समझ में। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देखा, एक तो मोमेंटम जाना और दूसरा मूविंग मास जाना। ये है 6 नंबर का फॉर्मूला, देख लो कुछ डाउट हो तो। क्या क्या देख लिए एक बार मैं रिकॉल कराता हूं आपको। पहला हमने जाना पार्टिकल नेचर ऑफ थ्योरी में एनर्जी ऑफ फोटोन, ये एनर्जी ऑफ फोटोन 2 × 10 की पावर -25 अपॉन लैम्डा जूल। एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा, या ईवी में कितना हो जाएगा 12400 ईवी अपॉन लैम्डा, लैम्डा किस में रहेगा, ए में रहेगा। फिर हमने एनर्जी ऑफ लाइट जाना, एनर्जी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा NHF या NHC अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ये फार्मूले भूलोगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 100% भूलोगे, तो ये वही फार्मूला है जिसको अपने शॉर्ट नोट्स में रखना है और रोज 5 मिनट उसको देखना है, तब जाकर के ये आपके फाइनल डे के दिन तक के याद रहेगा। नंबर ऑफ फोटोन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ लाइट अपॉन HF, या बोल सकते हो एक फोटोन का एनर्जी, है ना। फिर हमने क्या देखा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो हो जाएगा, फोटोन पे चार्ज जीरो रहेगा, इसलिए वो जो है मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डेविएट नहीं होगा। स्पीड ऑफ फोटोन लाइट, स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो हम जानते हैं, मीडियम में उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। फिर हमने देखा मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिला, ईपी अपॉन सी मिला, एच अपॉन लैम्डा HF अपॉन सी, और ईपी अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा इसका मूविंग मास, मूविंग मास ऑफ प्रोटॉन, या H अपॉन लैम्डा सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखो एक पॉइंट को समझो, लाइट बीम फील ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू इट्स मूविंग मास deviated by its path when moving near to planet. Light अच्छा ये NET
क्या रहेगा, PLANET। वन टू थ्री, ठीक। इसका मतलब यह है कि मान लो यहां पर एक सन है, एक ही सन है वैसे तो, और यहां से क्या निकल रहा है, लाइट। अब इधर पे क्या है, प्लेनेट है। तो जब लाइट यहां से मूव करके ना ऐसे जा रही है, तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, इस तरह से देखा गया। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का असर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का असर होता है। फिर ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर हम बात करें 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, तो यही क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा उसका। जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पार्टिकल का हो गया, है ना। अब लाइट के अंदर क्या क्या होते हैं, जब हम लाइट को देखते हैं तो उसके अंदर अलग अलग फॉर्म रहते हैं। देखो सारे फॉर्म को मैं लिखता हूं एक बार। गामा रेस, और क्या होता है, एक्सरे, यूवी, और क्या है ये, विजिबल लाइट, VL लिख देते हैं इसको, विजिबल लाइट। फिर इंफ्रारेड, और उसके बाद माइक्रोवेव, और क्या है, रेडियो वेव। ये सारे क्या है, लाइट के ही तो फॉर्म है। तो अगर देखा जाए तो सबसे फास्ट कौन मूव करता है इसमें, सीक्वेंस में देखा जाए तो गामा रेस। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, फास्ट मूविंग फोटोन है। इसके अंदर थोड़ा इससे कम फास्ट वाले फोटोन हैं, और अगर हम इसके अंदर बात करें तो और कम स्पीड वाले फोटोन हैं। मतलब सबके अंदर फोटोन है, लेकिन फोटोन की स्पीड क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ठीक है, मोस्टली हम इन दोनों की ज़्यादा बात करते हैं। तो जो गामा एक्सरेज जो होता है, एक्सरेज की स्पीड हम जानते ही हैं, काफ़ी हाई होता है ना। तो इसमें क्या रहता है, फास्ट मूविंग फोटोन रहते हैं, है ना, फास्ट मूविंग फोटोन। या आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ, इसके अंदर क्या रहता है, ये जो लाइट है क्या है, कलेक्शन ऑफ हाईली एनर्जेटिक, कलेक्शन ऑफ हाईली एनर्जेटिक फोटोन। ये कहीं ना कहीं हाईली एनर्जेटिक फोटोन का ही कलेक्शन होता है, ये एक्सरे और ये गामा रेज जो है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर ऑफ लाइट बीम। पावर ऑफ लाइट बीम क्या पढ़ रहे हैं, समझ तो आ रहा है ना। हम धीरे धीरे लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते जा रहे हैं। पावर ऑफ लाइट बीम, इसको भी P से ही रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, P से ही रिप्रेजेंट करते हैं। पावर ऑफ लाइट बीम क्या होता है, जैसे नॉर्मली पावर को डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, काम करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है। तो एनर्जी ऑफ लाइट बीम फॉलिंग पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर ऑफ लाइट। पर सेकेंड में कितना लाइट कहीं पर फॉल हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, वही एक्चुअल में क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा, पावर ऑफ लाइट कहलाएगा। तो एनर्जी ऑफ लाइट बीम फॉलिंग, लाइट बीम की एनर्जी, जो लाइट बीम फॉल हो रहा है पर सेकंड, उसकी एनर्जी पर सेकंड में कितना लाइट बीम फॉल हो रहा है, तो एनर्जी पर सेकंड क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। जो भी लाइट है उस लाइट का एनर्जी पर सेकंड कहलाएगा क्या, पावर। तो यहां से हम लिख सकते हैं पावर P इज इक्वल टू E अपॉन टी हो जाएगा, पावर P इज इक्वल टू E अपॉन टी हो जाएगा। ठीक, ये किसका होगा, पावर ऑफ लाइट। अगर पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। पावर ऑफ लाइट, पावर ऑफ लाइट जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, PL बोलते हैं, क्या PL बोल देते हैं, पावर ऑफ लाइट। और ये क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ लाइट, तो E ऑफ
लाइट और क्या रहेगा नीचे टाइम, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर आगे हम एक्सटेंड करना चाहें तो पावर ऑफ लाइट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट, जानते हैं क्या होता है एनर्जी ऑफ लाइट? NHF और नीचे क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। या अगर हम इसी को लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, यहां पर NHF ना लिख करके हम क्या लिख सकते हैं? NC अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो NHC अपॉन लैम्डा और टाइम का T हो जाएगा। तो ये देखो पावर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, किसका फॉर्मूला मिल गया? ये पावर का फॉर्मूला मिल गया। धीरे धीरे फॉर्मूले की संख्या बढ़ रही है। फॉर्मूला नंबर वो कितना है प्रिंस? फॉर्मूला नंबर 7। क्वेश्चन जब तक नहीं आया कम से कम इसको काउंट करते रहो। फॉर्मूला नंबर 7। मेन ना कम से कम बेसिक चीज को नहीं भूलना, भले ये दोनों धीरे से याद होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये हम ना भूले कम से कम। एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी तो याद रहेगा ही, तो वहां से सब ये बन जाएगा। मोमेंटम एनर्जी से बन जाएगा, एनर्जी इनटू एनर्जी अपॉन स्पीड। एनर्जी अपॉन स्पीड क्या होगा? E अपॉन सी मोमेंटम। वाह, E इज इक्वल टू पीसी था ना? हाँ ऐसा याद रख लो, प्रियंका चोपड़ा को देख के एनर्जी आ जाएगा। यहाँ पर किसको आता है नहीं बोला गया है, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा चोपड़ा को देख के एनर्जी आ जाता है, बस इतना ही याद रखो। E इज इक्वल टू पीसी। नेक्स्ट, इसी में एक चीज और देख लेते हैं। ये जो n अपॉन टी है, क्या है? n अपॉन टी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन पासिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पासिंग पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ये हो जाएगा n अपॉन टी। n अपॉन टी कितना हो जाएगा? अगर n अपॉन टी मैं यहां से निकालू तो देखो क्या आ जाएगा? पावर ऑफ लाइट अपॉन h और f, नीचे आ जाएगा ना, ये हो जाएगा HF। या अगर यहां से निकालना चाहे तो PL और n अपॉन टी है तो क्या बच जाएगा? PL लैम्डा अपॉन HC। कोई डाउट? ये देख लो, ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन एक साथ लिखेंगे तो यहीं पे लिख लेता हूं मैं, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। यहां पर मान लो इस फॉर्मूले को जब यूज करना रहेगा ना, तो ये चीज को याद रखे रहना, वेयर करके, वेयर इस फॉर्मूले को ज्यादा प्रीफर करेंगे अपन ना, ये वाला फॉर्मूले को, क्योंकि इसमें HC का वैल्यू सीधा पता रहता है। वेयर HC इज इक्वल टू कितना होता है बताओ तो? H और C दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आया था? 2 × 10 की पावर -25, -25। तो ये याद रख लेना।
यहां पर के लिए है ये, है ना। चलें आगे, ये 7 हो गया और ये वाला 8 नंबर का फॉर्मूला यहीं से बना है ये, ठीक है। पी एल अपॉन पी एल लेमडा अपॉन एच सी। नेक्स्ट टर्म इंटेंसिटी ऑफ क्या आता है, लाइट बीम। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम क्या होता है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई से रिप्रेजेंट होगा। तो आई का डेफिनेशन क्या मिला अभी, आई इज इक्वल टू होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज व्हाट, एनर्जी क्रॉसिंग, एनर्जी ऑफ लाइट क्रॉसिंग, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, मतलब नीचे क्या लिख देंगे, एरिया पर सेकेंड टाइम, तो ये हो जाएगा टी। ये है फार्मूला, ठीक है। एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब अगर हम पर सेकेंड बोल रहे हैं, टाइम से रिफरेंस लें तो पावर आ गया, लेकिन पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना पास हो रहा है इसको मेजर कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी कहलाएगा। मान लो यहां से लाइट पास हो रहा है, तो पर सेकंड में कितना पास हुआ, बस ये काउंटिंग करना क्या कहलाएगा, ई अपॉन टी क्या कहलाएगा, पावर। लेकिन अगर पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से हम देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन टी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ आएगी नहीं, थोड़ा और स्पेसिफिक होने पे क्या आ गया, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ गया, मतलब पावर का ये थोड़ा एडवांस वर्जन है। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो जरा, ई अपॉन टी क्या होता है, पावर ना, तो इसको अपन पावर ऑफ लाइट लिख सकते हैं क्या, ई अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, पावर ना, पावर ऑफ लाइट अपॉन एरिया, पावर ऑफ लाइट अपॉन एरिया हो जाएगा। और यहीं से हम लोग चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, और करके पावर ऑफ लाइट पी इज इक्वल टू आई इंटू ए भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटू एरिया, इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं, रुको, ये ठीक है, इतना ही रखते हैं। नाउ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एल अपॉन ए इंटू टी। तो यहां से ई एल की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूं, क्या मिलेगा, एनर्जी ऑफ लाइट क्या मिला था, एनर्जी ऑफ लाइट मिला था एन एच एफ, और अपॉन क्या रहेगा, ए इंटू टी। अगर दोनों को एक साथ लिखा जाए तो बढ़िया, एक साथ कंबाइंड फार्मूला बन जाएगा। देखो कंबाइन करके लिखते हैं एक साथ, आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू ई एल अपॉन ए इंटू टी, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, पावर ऑफ लाइट अपॉन एरिया इज इक्वल टू एन एच एफ अपॉन ए टी। ये कंप्लीट फार्मूला एक साथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, इसको याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। फॉर्मूला नंबर 8, ठीक।
यहां से दो क्वेश्चन आता है। पहला, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, सही है या गलत है? और दूसरा, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, कौन सही कौन गलत? इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, सही है कि गलत है? ट्रू है। और ये वाला, हम्म, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है? देखो, अगर हम आई का फॉर्मूला देखते हैं तो आई इज इक्वल टू, थोड़ा इस पे फोकस करते हैं, एन एच एफ अपॉन ए इंटू टी। टाइम तो फिक्स है, कितने टाइम तक के हम पास करना चाह रहे हैं, एरिया भी फिक्स है, एच भी फिक्स है, तो इसमें बचा क्या? दो चीज। तो आई प्रपोजनल टू नंबर ऑफ फोटॉन, और क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। क्या इन दोनों पे डिपेंड करेगा ये? अब इसी में एक क्वेश्चन बना के दे दिया है कि इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। हाँ, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है सोर्स का। जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? सोर्स पे। तो यहां पर आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। इसीलिए हमने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मीडियम चेंज होने पे भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि किसका प्रॉपर्टी है ये? सोर्स का प्रॉपर्टी है। जिस जगह से निकल रहा है उसका प्रॉपर्टी है ये, जिस जगह से निकल रहा है उसका प्रॉपर्टी है, जिस सोर्स से निकल रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसलिए हम बोलेंगे कि भाई ये तो ट्रू है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी मैंने वैसे बता ही दिया फैक्टर। तो आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू फार्मूला होता है, अगर पूरा लिखा जाए तो ई लाइट अपॉन ए इंटू टी, और अगर लिखे तो पावर के फॉर्म में पी एल अपॉन ए, और डिटेल में लिखे तो क्या हो जाएगा? एन एन एच एफ अपॉन ए इंटू टी। बाकी सब कांस्टेंट है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? और वी कैन राइट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, और दूसरा नंबर ऑफ फोटोन पे। मींस आप लिख लो इसको, फर्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट आई डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स, जिसको हम लोग एन कहते हैं। कैसे डिपेंड करेगा? आई प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन, सीधे एन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? आई डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन एफ। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है।
इसी में एक छोटा सी चीज आता है, मैं कहाँ पे लिखूँ उसको, चलो अगले स्लाइड में ले लेते हैं। मान लो ये हमारे पास एक सोर्स है, इसमें हमने दो यहाँ पर फोटोन लिया। कितने फोटोन लिए? दो फोटोन लिए। पहला फोटोन, पहले फोटोन की एनर्जी कितनी है? पहले फोटोन की एनर्जी मान लेते हैं कितना है, h इंटू एफ, और अगले वाले की भी कितनी है, h इंटू एफ। ये दो फोटोन हमारे पास है। ये पहला बस कंडीशन लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर से कंडीशन लिया, अगर मान लो हम इसके फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर देते हैं और नंबर ऑफ फोटोन को भी डबल कर देते हैं तो क्या होगा? ये पहला कंडीशन, इफ एफ क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो और एन को भी क्या कर दो, डबल कर दो, तो उसके बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी डबल कर दो और नंबर ऑफ फोटोन डबल कर दो, दोनों डबल हो गया। अभी इसका आई मान लो कितना है, अभी इसका आई है, अभी इसका इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी जो है आई है, कितना भी इंटेंसिटी इसका आई है, इंटेंसिटी भी आई लेके चलते हैं। पहले क्या कर दो आप, नंबर को डबल कर दो। कितने अभी फिलहाल ये 1 और 2, दो ही है ना, तो दोनों को डबल करना है। तो एक तो आप क्या कर दो, इसको नंबर को डबल कर दो, तो 2 है कितना हो जाएगा ये, 2 है कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, 2 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, पहले तो 4 हम लोग क्वांटिटी कर दिए, कितना कर दिए, 1 2 3 4 कर दिए, डबल है तो, और इन सब की फ्रीक्वेंसी भी डबल हो गई, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई है इनकी, डबल हो गई है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं डबल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2hf, क्या हो जाएगा 2hf, ये भी क्या हो जाएगा 2hf, सबका फ्रीक्वेंसी देखो डबल हो गया 2hf। और अब मान लो इसका इंटेंसिटी कितना हो गया, आई डेस हो गया, तो बताओ आई डेस क्या हो जाएगा, आई डेस कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, यहां से कंपैरिजन करो। यहां से देख लो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, एन इंटू एफ, तो अगर दोनों के दोनों डबल हो गए तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा ये देखो 2 और ये क्या हो जाएगा डबल 4 टाइम्स, तो आई डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा। इसका मान लो आई प्रपोजनल टू क्या है, ये आई प्रपोजनल टू एच एफ है, ये सिंपली क्या है एच एफ। तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है ना, तो इसको मान लो 2 है, कितना ये 2hf हो गया है। आई प्रपोजनल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2hf हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आई डेस प्रपोजनल टू, आई डेस इक्वल टू हो जाएगा, सबको ऐड करो कितना हो जाएगा ये 8hf। तो 8hf को अगर मैं कंपेयर करूंगा कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 8 है तो 4 टाइम्स नहीं हो गया, 4 टाइम्स हो गया, खत्म। ठीक, अब इसी में एक दूसरा कंडीशन लेते हैं अपन, कंडीशन नंबर क्या था, ये 1 था। एक दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। एफ क्या है, कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या है कांस्टेंट है, मतलब जो भी निकल रहा है दोनों दोनों क्या है सेम सोर्स से है। कहां से है ये, सेम सोर्स से है।
और n को क्या कर दिया गया, n को डबल कर दिया गया, n को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे तो इसका क्या मीनिंग है, देखो एक बार। इसका मीनिंग कुछ ऐसा है, नंबर को डबल करते तो ये कितना हो जाएगा 4, ये देख लो 1 2 और ये 3 और क्या हो गया ये 4, 1 2 3 और क्या हो गया 4 हो गया। और इसको मैं क्या मान लूं, आई डबल डैश मान लूं, क्या मान लूं। अब बताओ एक एक का जो एनर्जी होगा, एनर्जी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कुछ असर पड़ा है क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा कितना एच एफ, ये कितना हो जाएगा एच एफ, ये भी कितना होगा एच एफ, ये भी कितना होगा एच एफ। क्या आपको समझ आया, क्वांटिटी बढ़ गया, 4 हो गए, 4 फोटोन, क्योंकि हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ फोटोन डबल कर दिया। लेकिन हर फोटोन की जो एनर्जी रहेगी उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि एनर्जी का नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा एनर्जी। समझ आया ना। तो यहां से अगर मैं आई डैश को जबरदस्ती ऐसे लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, आई डैश प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कितना है 4HF। तो ऑलरेडी ये 2 है, तो अब बताओ आई डबल डैश को हम क्या लिखेंगे, आई डबल डैश हो जाएगा क्या 2 टाइम्स ऑफ आई। समझ पाए कि नहीं, ये कंडीशन नंबर सेकंड था। अब एक कंडीशन थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर का कंडीशन बोलता है, थर्ड नंबर एक्चुअल में यही है, अगर कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ क्या बोलेगा, अगर एफ के बारे में नॉट डिफाइंड, एफ के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, नॉट डिफाइंड, और एन को क्या कर दिया मान लो डबल कर दिया, तो नॉट डिफाइंड का मतलब ही होता है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, सेम है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, सेम रहेगा। तो सेम रहेगा, तो यहां पर सेम बना देते हैं, कितना 1 डबल कर दो इसको 2 3 और ये 4, सबका कितना रहेगा एच एफ एच एफ एच एफ और क्या हो जाएगा एच एफ। क्वांटिटी कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसका हम लोग क्या मान लेते हैं, आई थर्ड कंडीशन, क्या मान लिया अपन थर्ड कंडीशन। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा ये देखो, सेम टू सेम 4HF, और यहां से हम लिख सकते हैं क्या आई डबल डेस सॉरी ट्रिपल डेस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई। तो अगर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया तो अच्छी बात है, और नहीं डिफाइन किया तो हम क्या मान के चलेंगे, सेम सोर्स से मान के चलेंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर फ्रीक्वेंसी डिफाइंड नहीं होता है, अगर फ्रीक्वेंसी डिफाइंड नहीं होता है तो क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसको हटा दूं क्या, इसे साइड में लिख दूं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, ये यहीं पे रहने देता हूँ नोट करके, नोट आया समझ में, क्या आ गया। तो इतना हमको कम से कम कॉन्सेप्ट जानना था, तब हम क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एक बार पढ़ो, थोड़ा आजमाओ इसको, सोचा जा सकता है कि नहीं इसके बारे में। क्या हो जाएगा, इफ इंटेंसिटी बिकम्स डबल, अगर इंटेंसिटी क्या हो गया है डबल, देन नंबर ऑफ फोटोन विल बी डबल। क्या होता है फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू NHF अपॉन 80। तो इफ क्या हो जाए
frequency is same, if फ्रीक्वेंसी इज क्या है कांस्टेंट, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है कांस्टेंट है तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन। अब बताओ अगर आई क्या हो गया है डबल है देन नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन क्या हो जाएगा n इक्वल टू डबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये तो क्लियर है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो इसको, HCV का मतलब ये बुक का नाम है ना, HC वर्मा करके। एक मिनट हाँ, और पीछे लो पढ़ लो क्वेश्चन। क्या आ जाएगा सेम, इफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी बोथ बिकम डबल देन नंबर ऑफ फोटॉन विल बी, तो आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एन एफ एन इंटू एफ। ठीक, अब अगर किसको डबल कर दिया गया है इंटेंसिटी डबल हो गया है फ्रीक्वेंसी भी डबल हो गया है, तो इस केस में ये क्या रहेगा सेम, क्योंकि दोनों तो बैलेंस हो गए, तो ये आ जाएगा सेम। इसके बारे में अभी टॉपिक है, बाद में पढ़ना रहेगा तब जाके बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 3, क्या चीज हैविंग सेम है सेम, सेम पावर, बच्चे लोग खेलने मस्त एकदम झूला झूल रहे हैं, फुल एकदम मस्ती कर रहे हैं। हाँ पावर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, पूछ रहे हो कि बता रहे हो। तो पूरा आंसर बताना मेरे को फाइनल एक बार। तो पूछ रहे हो तो वेट करो फिर बताऊंगा तो पता चल जाएगा। आया आप लोग आंसर कुछ नहीं आया।
देखो, इफ ग्रीन लाइट एंड अ रेड लाइट हैविंग सेम पावर, देन विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फोटोन, किसके पास फोटोन ज्यादा है? पावर ऑफ, पहले बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर P इज इक्वल टू क्या होता है? पावर P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन, है ना, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक, और एनर्जी इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन लोग? NH F। फ्रीक्वेंसी का बात यहां किया गया है क्या? लेकिन ठीक है, चलो NHF अपॉन लैम्डा इंटू टी। अच्छा, तो या तो अपन किस में रख लेते हैं, या तो F में रख लेते हैं या फिर दोनों में किसी में भी रख सकते हैं। तो NHF में रख लो अपॉन टी, या फिर क्या बोल सकते हो, NHC अपॉन लैम्डा इंटू टी, जिसमें भी मन लगे। चलो मैं यहीं कर लेता हूँ, क्यों कॉम्प्लेक्स करूँ और इसको ले जा करके, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो पावर P इज इक्वल टू, हम यहां से बात करें तो टाइम कांस्टेंट रहेगा, H भी कांस्टेंट रहेगा, तो किस पे डिपेंड करेगा? N और F पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गया। अगर मैं किसके लिए बात करूं, ग्रीन और रेड के लिए, तो देखो पावर ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू पावर ऑफ रेड होता है। ये बोल रहा है, दोनों सेम बोल रहे हैं, ग्रीन और रेड। तो पावर ऑफ ग्रीन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटोन किसमें? ग्रीन में। H रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट, और टाइम क्या रहेगा? T रहेगा। नंबर ऑफ फोटोन रेड का, प्लैंक कांस्टेंट H हो गया, फ्रीक्वेंसी किसका? रेड का, और यहाँ पर टाइम T हो जाएगा। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, H और T कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आगे हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ से आगे लिखा जा सकता है NG FG इज इक्वल टू NR FR। आप जानते हो, क्या जानते हो? बट अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होता है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का होता है, तो रेड का फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? सबसे कम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड क्या होगा? कम होगा। किससे? फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन से। ये तो आप जानते ही हो, है ना। लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लैम्डा आर सबसे ज्यादा होता है किस, और लैम्डा आर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? लैम्डा जी से ज्यादा ही रहेगा। बट अपने को मतलब है किससे? अपने को मतलब है इससे। तो आप खुद सोचो, इस रिलेशन में अगर एफ आर बढ़ गया, कहां बढ़ गया, कहां बढ़ गया, ये एफ आर अगर बढ़ चुका है, एफ आर बढ़ गया है और एफ जी क्या हो गया है? कम हो गया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एन जी को क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा, एन आर को कम होना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो, देन अगर एफ आर छोटा हो गया है, फ्रीक्वेंसी कौन सा छोटा हो गया है, सॉरी एफ जी छोटा, एफ आर छोटा हो गया है ना। हाँ उल्टा कर दिया क्या मैं? एफ आर छोटा हो गया ना, तो एफ आर को बड़ा दिखा दिया मैं, तो गड़बड़ कर दिया। रुको रुको रुको, हाँ कौन बड़ा है? एफ जी बड़ा है ना। एफ जी अगर बड़ा हो गया है, एफ जी अगर बड़ा हो गया है और एफ आर छोटा हो गया है, तो बैलेंस करने के लिए एन जी बड़ा हो जाएगा और एन आर क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी, फिर से गलती हो गया। एन जी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, देन एन आर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा एन जी से। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी, एन आर बड़ा हो जाएगा एन जी से। आया समझ में? यहां आपको रिलेट करना था इस तरह से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसको, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। 1 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी, उसका एनर्जी दे दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप क्या निकाल लो? फ्रीक्वेंसी निकाल लो।
हाँ भाई आ गया आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट देख लो एक बार। एनर्जी अपने को E इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एफ होता है, और ये एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो ई की जगह आप कितना पुट कर दो, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर दो। एच का वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 होता है, और फ्रीक्वेंसी एफ ही निकालना है। ठीक, तो एफ की जगह मैं एफ को ऐसे लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल टू, देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, 1 की प्लेस पे 1 ही रहेगा, एम की जगह पे 10 की पावर 6, और ईवी कितना होता है, 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। रुको कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर देता हूँ। एफ इज इक्वल टू, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो -34 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, +34, और ये 6 मिलके क्या हो जाएगा, 40, 40 में 19 चला गया, कितना आ जाएगा, 10 की पावर +21 हो जाएगा ना, और यहाँ पर 1.6 अपॉन 6.6, तो 16 अपॉन 66, 0.242 इंटू 10 की पावर 21, एक खिसका देते हैं, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.42 इंटू 10 की पावर 20, क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट, ये आएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको देखो, बन जाएगा क्या ये आप लोगों से, छोड़ दो होमवर्क, ये 5 नंबर, चलो नंबरिंग बाद में कर लेंगे, इसको होमवर्क रख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो मोमेंटम वाला, ये भी बन जाएगा क्या, मोमेंटम पूछ रहा है, वेवलेंथ दिया हुआ है, ये भी होमवर्क है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो तो पढ़ो, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। इफ टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू अ सरफेस इन टाइम, टाइम एनर्जी दिया है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, ये भी पूछा, मोमेंटम ट्राई कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन क्या है, टू सरफेस वाला, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, वेवलेंथ दिया हुआ है और पावर रेशियो पूछ रहा है, बन सकता है वेवलेंथ और पावर का कॉम्बिनेशन वाला है। अगला क्वेश्चन ये भी पावर वाला है, ये भी बन जाएगा। मोनोक्रोमेटिक, क्या हो गया, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है, इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर, पावर एमिटेड इतना इज। इसमें तो एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10 is produced by laser, the power emitted is, क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया, द पावर एमिटेड इज दिया है इतना, -3 दिया हुआ है, गलती हो गया यहीं पर से, -3
-3 वॉट। फिर इसके बाद आगे है हाउ मेनी प्रोटॉन्स पर सेकेंड, प्रोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज are emitted by source, और क्या गिवन है, H इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको भी ट्राई किया जा सकता है, बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है। ये भी आसान क्वेश्चन है। कंसीडर पैरेलल बीम, ये भी बन जाएगा। हाँ, ये भी इनकम्प्लीट है ना। हाउ मेनी photons क्रॉस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया perpendicular to beam in 1 second। चलो, इसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इतना सब क्वेश्चन को अपन होमवर्क रख लेते हैं अभी, है ना। तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।